बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं एक बड़ा दिलचस्प कहानी। एक कहानी आपके दिल को छू लेगी। एक कहानी इतना मज़ेदार है, आप सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। आइए एक कहानी शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है। हम बाद में अच्छे से अच्छा कहानी लेके आएंगे। आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कहते हैं किसी ज़माने में बसरा में एक बड़ा खूबसूरत नौजवान था। इसकी खूबसूरती का चर्चा बहुत दूर दूर तक था। इसके माँ बाप इससे बेहद मोहब्बत करते थे। जब हसन का बाप मर गया तो इसने हसन के लिए बहुत दौलत छोड़ी। हसन ने कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं ली और चंद रोज़ में सारी दौलत फजूल खर्ची में ख़त्म कर दी। हसन की माँ ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। हसन की माँ के पास बहुत थोड़ा रुपया बच गया था। इसने हसन को समझा बुझाकर बाजार में एक सुनार की दुकान खुलवा दी। हसन की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। जो कोई बाजार से गुजरता उसकी नज़र हसन पर ज़रूर पड़ती। एक दिन जब हसन अपनी दुकान में बैठा हुआ काम कर रहा था तो इधर से एक अजनबी अपनी गाड़ी में गुजर रहा था। वो हसन को देखकर ठहर गया। इसकी बड़ी लंबी दाढ़ी थी। वो एक सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए था। वो हसन की दुकान में दाखिल हुआ और बोला, तुमको देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मेरा जी चाहता है कि मैं तुमको अपना बेटा बना लूं और तुमको अपने वो काम सिखाऊं जो मैंने आज तक राज के तौर पर रखे हुए हैं। तुमको देखकर मेरा दिल बेख्तियार तुम्हारी तरफ खिंच रहा है। इसके बाद फिर तुमको ज़िंदगी में कोई काम करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे हर चीज़ मिल जाएगी। हसन बोला, मेरे अच्छे चाचा, मैं इस लायक कहाँ कि आप मुझे अपना बेटा बना लें, लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है। अजनबी बोला, कल से मैं अपना फ़न सिखाना शुरू करूँगा, इस वक्त मुझे इजाज़त दो। ये कहकर वो चला गया। हसन ने जल्दी से दुकान बंद की और सीधा घर चला गया। इसने अपनी माँ से सारा हाल कह सुनाया। माँ बोली, बेटा, परदेसियों पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं। तुझको अपने काम से काम रखना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये आदमी तुझे धोखा देगा। हसन बोला, माँ, वो बड़ा दौलतमंद आदमी है और सूरत से भी बड़ा शरीफ मालूम होता है। फिर ये भी कि हमारे पास ऐसी कौन सी दौलत है जो कोई आदमी हमको धोखा देगा। मुझे तो इस आदमी की अच्छाई में ज़रा सा भी शुबा नहीं है। हसन की माँ खुश हो गई और हसन जल्दी जल्दी खाना खाकर सोने चला गया। सुबह को जब उसकी आँख खुली तो वो सीधा अपनी दुकान पर गया और परदेसी मुसाफिर का इंतज़ार करने लगा। ज़रा सी देर बाद वो आया। हसन ने बड़े अदब से उठकर उसे आदाब किया। परदेसी ने पूछा, बेटा, ये तो बताओ तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। हसन ने कहा, मैंने शादी नहीं की, हालांकि मेरी माँ बहुत चाहती है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ। परदेसी बोला, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना फिर मैं तुमको अपना राज ना बताता। अब ये बताओ कि तुम्हारी दुकान में कुछ तांबा पीतल वगैरह भी है। हसन बोला, हाँ, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। परदेसी बोला, पहले अपनी भट्टी जलाओ, इस पर एक थाली रखो और आग को तेज़ कर दो। इसके बाद तांबे के टुकड़े थाली पर रखो जब तक वो पिघलने न लगें। हसन ने ऐसा ही किया। जब तांबा पिघलने लगा तो फिर परदेसी ने उस पर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़कर फूंका और जेब से एक सफ़ूफ की पुड़िया निकाली और ज़रा सा सफ़ूफ छिड़क दिया। ज़रा सी देर में वो सोने की तरह चमकने लगा तो उसे भट्टी पर से हटा लिया। अब तो वो सचमुच का सोना था। परदेसी बोला, हसन, जाओ और जाकर इसे बाजार में बेच डालो। मुझे यकीन है कि तुमको असली सोने के दाम मिलेंगे, लेकिन इसका जिक्र किसी से ना करना।
हसन ने जाकर उसे बाजार में बेचा तो वाकई 2000 दिनार में बिक गया। अब तो हसन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। हसन दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया। वो भी इतने बहुत से रुपए देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन जब उसको मालूम हुआ कि ये सब कुछ परदेसी ने किया है तो इसने कहा, बेटा इस परदेसी से होशियार रहना। लेकिन हसन तो उस वक़्त बेहद खुश था। वो जल्दी जल्दी खाना लेकर दुकान की तरफ गया और इसने परदेसी की खूब खातिर मदारत की और एक तांबे का बड़ा टुकड़ा दिखाकर कहा, चचा जान इसे भी सोना बना दो। सौदागर बोला, बेटा अब ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब और सोना लेकर बाजार में गए तो पकड़ लिए जाओगे। हसन बोला, ये तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे जल्दी से सोना बनाना सिखा दो। सौदागर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? ये काम मैं तुमको बीच बाजार में सिखाऊं? अगर इसको सीखना चाहते हो तो अपना सामान लेकर आओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। चुनाचा हसन इसके साथ हो लिया। जब हसन थोड़ी दूर गया तो उसे अपने माँ की बात याद आ गई और वो झिझक कर रुक गया। परदेसी ये देखकर समझ गया कि हसन मेरे यहाँ जाने से डर रहा है। वो बोला, बेटा हसन तुम मुझ पर भरोसा करो, जैसे मेरा घर वैसे तुम्हारा घर। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर जाकर सिखाने के लिए तैयार हूँ। हसन ने ये बात मान ली और उसे लेकर अपने घर आया और माँ से कहा, आज वो परदेसी मेरा मेहमान रहेगा और हम लोग एक साथ खाना खाएंगे। अब तो इस परदेसी के बारे में तुम्हारा शक दूर हो जाना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा मुझे इस पर हरगिज़ भरोसा नहीं। तुम जो चाहो करो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं खाना पकाकर पड़ोस में चली जाऊंगी और जब तक ये आदमी इस घर में रहेगा मैं हरगिज़ कदम नहीं रखूंगी। चुनाचा वो खाना पकाने के बाद पड़ोसी के यहाँ चली गई और इन दोनों ने खाना खाया। जब खाना खा चुके तो परदेसी ने और ज़्यादा सोना बनाया। अब तो हसन बहुत खुश हो गया। इसी दरमियान में परदेसी ने एक सफूफ की पुड़िया निकाली, उसे पानी में डालकर हसन को पिला दिया। उसका पीना था कि हसन बेहोश हो गया। परदेसी बहुत खुश हुआ और बोला, आज बात पूरी हुई। ये कहकर इसने संदूक में हसन को डाला और जो कुछ घर में था वो रखा और कुली के सर पर संदूक रखवाकर वहां से चला गया। समंदर के किनारे एक जहाज था जो इनके इंतजार में था। इसमें संदूक और दूसरा सामान रखवाया। दरअसल ये परदेसी बहराम जादूगर था और वो इस तरह के लड़कों को पकड़ पकड़ कर लाता था और अपना गुलाम बना लेता था। चुनाचा इसने हसन को भी अपने कब्जे में कर लिया और जहाज पर चल पड़ा। वो हर रोज दोनों वक्त संदूक खोलता और हसन को कुछ न कुछ खिला पिलाकर फिर से संदूक बंद कर देता। आखिर वो एक छोटे से जजीरे में उतरा। यहाँ उतरकर बहराम जादूगर ने संदूक खोला, हसन को निकाला। हसन बड़ा डरा सहमा हुआ था। वो सोच रहा था कि मेरी माँ ठीक कहती थी, ये आदमी धोखेबाज था, लेकिन अब करता तो करता क्या करता। हसन ने आंखें खोलकर देखा तो वो समंदर का किनारा था। वहां पर रेत पर रंग बिरंगे घोंगे पड़े थे। बहराम उसे वहां छोड़कर पास की एक छोटी सी पहाड़ी के पास जाकर बैठ गया और वहां से इत्मीनान से बैठे बैठे हसन को देख रहा था। हसन की नज़र जो उस पर पड़ी तो हसन ने चीख कर कहा, तुमने मुझे अपना बेटा बनाया था, कोई आदमी अपने बेटे के साथ ये सलूक करता है। बहराम जादूगर ने कहका लगाया, अरे मैं बहराम जादूगर हूँ, मैं किसी का बाप नहीं, यही मेरा पेशा है। अब तुम मेरे कब्जे में हो और तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो मैं कहूँ वही करो। अपनी माँ को भूल जाओ, बसरे जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। हसन को बहुत गुस्सा आया। वो चीखने लगा, धोखेबाज कमीने जलील। बहराम जादूगर ने कहा, अब अपना गुस्सा ख़त्म करो। ये जो सामने नुकीला पहाड़ नज़र आ रहा है ये बादलों का पहाड़ कहलाता है। आओ इस पर चलें। मुझे यकीन है कि वहाँ जाकर तुम खुश हो जाओगे। तुमने ऐसी जगह ख्वाब में भी ना देखी होगी। वहाँ जाकर मैं तुमको अपना इल्म सिखाऊंगा। अब तो हसन को अपनी बेबसी का एहसास हुआ। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बहराम ने कहा, हसन अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा हुक्म मानो। हसन ने अपने आंसू पूंछे और बोला, हम इस पहाड़ पर कैसे जाएंगे? ये तो दीवार की तरह सीधा है। बहराम बोला,
अभी हम पल भर में वहां पहुंचते हैं। अब बहराम को इत्मीनान हो गया था। हसन, तुम इसकी कोई फिक्र ना करो, अभी हम चिड़िया की तरह उड़ते हुए वहां पहुंचेंगे। ये कहकर इसने एक तांबे का ढोल निकाला जिस पर एक मुर्गी की खाल मुड़ी हुई थी। बहराम ने जैसे ही ढोल पर उंगलियां चलाईं, एकदम से धुएं का एक गुबार सा प्यारे उठा। नाजरीन, ये वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी नया वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाह हाफिज। और जरा सी देर में एक काला घोड़ा सामने आ गया। इसके परिंदों के बाजू थे और नथनों में से आग निकल रही थी। जादूगर घोड़े पर बैठ गया और इसने अपने पीछे हसन को बिठाया और इनके बैठते ही घोड़ा हवा में उड़ने लगा और पलक झपकते ही बादलों के पहाड़ पर पहुंच गया। जैसे ही वो पहाड़ पर पहुंचा, बहराम जोर से चिल्लाया, बस अब तुम मेरे गुलाम हो, मेरा हुक्म मानो। हसन को बहुत गुस्सा आया। वो ढोल पर झपटा और बहराम को जोर से लात मारी। अब ढोल तो हसन के हाथ में था और बहराम जादूगर लुढ़कता हुआ पहाड़ के नीचे जाकर एक चट्टान पर गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। अब जाकर हसन को इत्मीनान हुआ। इसने ढोल को गौर से देखा, लेकिन वो क्या जाने कि उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसने ढोल को कमर से बांधा और इधर उधर देखने लगा। और क्या देखता है, कुछ दूर पर एक रोशनी सी हो रही थी, जैसे आग जल रही हो। इसने कहा, जहां आग होती है वहां आदमी जरूर होता है। ये सोचकर वो इस तरफ पहुंचा, लेकिन वो आग नहीं थी, बल्कि एक सुनहरा गुंबद था जो सूरज की रोशनी से चमक रहा था। इसने सोचा कि यहाँ कोई ना कोई जरूर रहता होगा। उसे बड़े जोर से भूख लगी थी, जरूर कुछ ना कुछ यहाँ खाने को मिल जाएगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ा तो ये एक महल था। महल देखकर इसकी जान में जान आई। इसने करीब जाकर देखा तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां संगमरमर के पत्थरों पर बैठी थीं और शतरंज खेल रही थीं। इनमें से छोटी की नजर एकदम से हसन पर पड़ी तो वो चौंक कर खड़ी हो गई और बोली, अरे बहन, देख तो ये कौन खूबसूरत जवान है। हो ना हो ये उन बदनसीब नौजवानों में से है जिसे बहराम जादूगर धोखा देकर लाता है और अपना गुलाम बना लेता है। लेकिन सवाल ये है कि ये शैतान के कब्जे से निकला तो कैसे निकला। ये सुनते ही हसन इनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, तुम सच कहती हो, मैं वही बदनसीब हूँ। हसन इस लड़की के कदमों पर पड़ा, जोर कतार रो रहा था। उसे पर बड़ा असर हुआ। इसने हसन को बिल्कुल एक भाई की तरह अपने हाथों से उठाया और उसे अंदर ले जाकर हमाम में नहलाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। दोनों लड़कियां इससे बड़ी मोहब्बत से पेश आईं। उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया। फिर वही छोटी बहन बोली, भाई अब तुम अपना नाम बताओ और ये बताओ कि यहाँ तक कैसे आए हो। मेरा नाम हसन है, किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। इसके बाद इसने शुरू से आखिर तक सारा वाकया सुना दिया। लड़कियां बोली, तुमने अच्छा किया जो इस शैतान का खात्मा कर दिया, वरना अभी तो ये न जाने कितनों को धोखा देता। तब बड़ी बहन बोली, गुलबर्ग, अपने भाई को अपने बारे में भी तो बता दो। गुलबर्ग बोली, मेरे अच्छे भाई, हम दोनों शहजादियां हैं। मेरा नाम गुलबर्ग है और मेरी बड़ी बहन का नाम गुलनार है। हमारी 5 और बहनें भी हैं, हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत। मेरा बाप जिनों का बादशाह है। ये बड़ा जालिम है, वो नहीं चाहता कि हम में से किसी की शादी हो। इसलिए एक दिन इसने अपने वजीर को बुलाकर कहा, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ किसी इंसान का गुजर ना हो, ताकि मैं वहाँ अपनी 7 शहजादियों को रख सकूं। वजीर बोला, जहाँ पनाह, अब ये बड़ी हो गई हैं, इनकी शादियाँ कर दीजिए ताकि ये अपने घर बार की हो जाएं और आपकी जिम्मेदारी कम हो। इस पर बादशाह नाराज़ हो गया और इसने कहा, मैं अपनी लड़कियों की शादी नहीं करूँगा। मैं तो इनको जान से मारना पसंद करूँगा बजाय इसके कि इनकी शादी करूँ। अगर तुम मुझे अभी इसी वक्त किसी जगह का पता नहीं बताते तो मैं तुमको भी जान से मार डालूँगा। वजीर बोला, बादशाह सलामत, बादलों का पहाड़ ही एक ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। अगर आप हुक्म दें तो मैं शहजादियों के लिए एक बड़ा शानदार महल बनवा दूँ और फिर ये सब वहाँ आराम से रहेंगी
और उसके बाद महल बन गया और हम लोग यहाँ आकर रहने लगे और तब से इसी महल में हैं। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ दाखिल हुए हो। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हर तरफ हरियाली है, बड़ी खूबसूरत जगह है। हमें तो ये जगह बहुत पसंद है। बस अगर कोई कमी है तो यही है कि आदमी की सूरत देखने को तरस गए हैं। आज तुमको देखकर इतना दिल खुश हुआ कि हम बयान नहीं कर सकते। जरा सी देर बाद 5 दूसरी बहनें भी आ गईं। वो भी हसन को देखकर बहुत खुश हुईं और कहने लगी कि अब तुम हमारे साथ रहो, हम तुमको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अब हसन खुश खुश वहाँ रहने लगा। दिन भर इन तमाम शहजादियों के साथ सैर व तफरीह करता, हंसी मजाक की बातें होती, सबका जी लगा रहता। वो दिल में बहुत खुश था कि इसको इतनी अच्छी प्यारी बहनें मिलीं। वो उसे जिनों और परियों के किस्से सुनाती और हसन इनको बसरा के लोगों के बारे में बताता। हसन सबसे बहुत मोहब्बत करता था और ख़ास तौर पर गुलबर्ग से, जो हर वक्त उसका ख्याल रखती और हसन को ज़रा सी भी तकलीफ ना होने देती। एक रोज़ हसन और 7 शहजादियाँ एक साथ बैठी थीं। गाना बजाना हो रहा था कि एकदम से आसमान पर एक आंधी सी उठी। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे बादल गरज रहे हों। 7 शहजादियों ने हसन से कहा, भाई तुम जल्दी से बाग में छुप जाओ। गुलबर्ग ने जल्दी से इसको बाग के कोने में छुपा दिया। जरा सी देर बाद आंधी का जोर कम हुआ और बहुत से जिन आए और उन्होंने शहजादियों से कहा, बादशाह सलामत एक बड़ी शानदार दावत कर रहे हैं और आपको बुलाया है। जब गुलबर्ग ने यह बात सुनी तो हसन के पास जाकर बहुत रोई और उससे बोली, मेरे भाई अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ दिन बाद वापस आएंगे। बादशाह का हुक्म टाला नहीं जा सकता। तुम ये कुंजियों का गुच्छा लो, इनमें हर कमरे की कुंजियां हैं, तुम हर कमरा खोलकर इस्तेमाल कर सकते हो। अलबत्ता उस कमरे को मत खोलना जिसकी ये कुंजी है। तुम यहीं रहना, यही तुम्हारा महल है। ये कहकर गुलबर्ग ने हसन को कुंजियों का गुच्छा दे दिया। इसने हसन को खूब अच्छी तरह उस कुंजी को दिखाया। हसन ने वादा किया और कहा, तुम बड़े इत्मीनान से जाओ, यहाँ रहकर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जिस कमरे को तुमने मना किया है मैं उसको हरगिज़ नहीं खोलूँगा। दूसरी बहनें आईं और बड़ी मोहब्बत से हसन से मिलीं और उससे रुखसत हो गईं। फिर ज़रा सी देर के बाद 7 बहनें जिनों के साथ अपने बाप के पास चली गईं। इनके जाने के बाद हसन का जी बहुत घबराया। जब रात हो गई उसने कुंजियों का गुच्छा उठाया और एक एक कमरा देखना शुरू किया। इन कमरों की शान व शौकत देखकर वो सख्त हैरान हुआ। ऐसा में भी नहीं था। जब इन तमाम कमरों को देख चुका तो उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जिसको गुलबर्ग ने खोलने से मना कर दिया था। इसने दिल में सोचा कि आखिर क्या बात है कि गुलबर्ग ने सिर्फ इस कमरे को देखने के लिए मना क्यों किया। मैं इसको भी देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने रोशनी की और सीधा इस कमरे की तरफ बढ़ा। इसने ताले में कुंजी लगाई। कुंजी के लगते ही एकदम से दरवाज़ा खुल गया। हसन इसमें दाखिल हो गया, लेकिन यह कमरा तो बिल्कुल खाली था। इसमें ना कोई कुर्सी थी ना कोई मेज़। हसन ने गौर से देखा तो इसमें एक सीढ़ी लगी हुई थी जो ऊपर से एक बड़े हॉल के अंदर दाखिल हो गई। हसन ने तेजी से सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि वो छत के ऊपर पहुंच गया। यहाँ तो बहुत बड़ी खुली फिजा थी। छत पर उसे बड़ा खूबसूरत मैदान नजर आया। यहाँ चांद की रोशनी कुछ इस तरह से नजर आ रही थी जैसे दिन निकला हो। इसने इतना खूबसूरत मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। दाहिनी तरफ एक खूबसूरत नहर बह रही थी जिसकी दोनों तरफ फूलों की बड़ी बड़ी खूबसूरत क्यारियां थीं। नहर के साथ मिला हुआ एक संगे मरमर का महल था। महल से उतरती हुई सीढ़ियां नहर तक आती थीं, जहां एक तख्त बिछा हुआ था। इस तख्त पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। शायद ही किसी बादशाह को कभी ऐसा तख्त नसीब हुआ हो। अभी हसन ये मंजर देख रहा था कि एकदम से क्या देखता है कि बड़े बड़े परिंदों का झुंड चला आ रहा है। ये कुल मिलाकर 10 थे। ये सब नहर के किनारे उतर गए। इनके परों की रंगत हीरे और जवाहरात से मिलती जुलती थी। ये तमाम परिंदे तख्त की जानिब बढ़ने लगे। सबसे खूबसूरत परिंदा था और ऐसा मालूम होता था कि जैसे सब इसका हुक्म मानते थे। एकदम से उन्होंने अपने पर फड़फड़ाए और अपने प्यारे परों को इस तरह उतार नाज़रीन, दिया
जैसे कोई ये कपड़ा उतारता वीडियो हो। हसन ये को देखकर हैरान रह लाइक, गया कमेंट कि ये तो बहुत और खूबसूरत सब्सक्राइब लड़कियां थी करें। जो परिंदों का लिबास पहने सब्सक्राइब हुए थी। करने से ऐसा लगता था हम आप कि जैसे चांद हम ने जो लड़कियों भी की शक्ल इख्तियार कर नया ली है। वीडियो डालेंगे ये लड़कियां पानी में कूद पड़ी नोटिफिकेशन आप और तक तैरने पहुंच लगीं। जाएगा। ये देर तक पानी में तैरती और खेलती रहीं। फिर सबसे बड़ी लड़की ने इशारा अल्लाह किया और हाफिज। वो सब बाहर आ गईं। अब ये लड़की तख्त पर जाकर बैठ गई। हसन ने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी ना देखी थी। वो तो इस लड़की को बस देखता रहा। थोड़ी देर तक तो उसे ये भी होश ना रहा कि वो कहाँ है। जरा सी देर बाद वो संभला तो इसने सोचा कि गुलबर्ग ने उसे इसीलिए कमरा खोलने से मना किया था। हसन गौर से लड़की को देखता रहा जिसका गोरा बदन चांद की रोशनी में दमक रहा था। इसके घने बाल हवा से लहरा रहे थे। شراب الفواكه من فيمتو أصبح الآن معزز بفيتامينات بي، دي وزنك لأنها ضرورية لحماية ونمو أحبابك. اختاري فيمتو لمناعة أقوى. इसकी स्याह चमकदार और बड़ी बड़ी आंखें हैरान होकर देख रही थीं। घनी घनी पलकें आंखों पर साए किए हुए थीं। वो मलका की तरह बैठी हुई थी और 9 लड़कियां चारों तरफ उसको घेरे हुए थीं। हसन तो उसको देखकर अपने होशो हवास खो बैठा। इसका जी चाहता था कि सारी जिंदगी इसी तरह बैठा उसे देखता रहे। इतने में मलका ने लड़कियों से कहा, अब सुबह हो रही है, आओ चलें, हमें बहुत दूर जाना है। उन्होंने अपने पर पहने और उन्हें फड़फड़ाया और हवा में उड़ने लगीं और ज़रा सी देर में नज़रों से उजल हो गईं। हसन को ऐसा लगा कि इनके साथ साथ उसका सुकून और इत्मीनान सब कुछ चला गया। वो देर तक वहां टहलता रहा लेकिन अब वहां कुछ भी न था सिवाय खामोशी और सन्नाटे के। हसन नीचे उतरा और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। सारी रात करवटें बदलता रहा। जब आंख बंद करता वही शक्ल सामने आ जाती। अब वो हर रोज रात को सीढ़ी पर चढ़ता मगर वो परिंदे कहीं नजर ना आते। इसी तरह कई दिन और कई रातें गुजर गईं। इनका कहीं पता ना था। हसन ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह कई और दिन गुजर गए। एक दिन शहजादियां वापस आ गईं। गुलबर्ग दौड़ती हुई महल के अंदर पहुंची और हसन को ढूंढती हुई इसके पलंग के पास आई और क्या देखती है कि हसन सूख कर कांटा हो गया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुलबर्ग घबरा कर इससे लिपट गई और रोते हुए बोली, मेरे प्यारे भैया, बताओ तुमको क्या तकलीफ है, मैं इसका इलाज करूंगी। हसन ने आंखें खोलकर देखा और अब तो और जोर जोर से रोने लगा। उसकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इस पर गुलबर्ग की हालत और ख़राब हो गई। इसने कहा, मेरे भैया, मुझे सच सच बताओ तुमको क्या तकलीफ है, ये तुमको क्या हो गया। मैं तुम्हारी हर तकलीफ का इलाज करूंगी। मुझे बताओ तो क्या बात है मेरे भैया। हसन बोला, मेरी प्यारी बहन, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने ये मुसीबत खुद मोल ली है। इसका कोई इलाज नहीं। गलती मेरी है और मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। तुम मुझे मौत के पंजों से नहीं छुड़ा सकती। गुलबर्ग ने कहा, भैया हसन, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं भी मर जाऊंगी। मुझे तो बताओ कि आखिर बात क्या है। तब हसन ने कहा, बहन, मैंने 10 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। और ये कहकर इसने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। हसन सोच रहा था वो ये सुनकर नाराज होगी कि इसके मना करने के बावजूद इस कमरे का दरवाज़ा क्यों खोला, लेकिन वो नाराज नहीं हुई और उसने हसन को तसल्ली देते हुए कहा, मेरे भैया, अब तुम बिल्कुल परेशान ना हो। मैं इस लड़की को हासिल करने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँगी। तुम ज़रा भी फिक्र मत करो, बस अपने आंसू पूंछ लो और बिल्कुल पहले जैसे हो जाओ। बस मेरी शर्त ये है कि ये बात मेरी बहनों से भी मत कहना। वो अगर इस कमरे के बारे में पूछे तो कहना मैं इस कमरे के बारे में कुछ नहीं जानता। वो अगर ये पूछें कि तुम इतने दुबले कैसे हो गए हो तो तुम कहना कि तुम सबकी जुदाई में मेरा ये हाल हुआ। खबरदार, इनसे कोई ऐसी बात मत कहना जिससे उनको शक भी हो। अब जाकर हसन को इत्मीनान हुआ, वरना वो डर रहा था कि गुलबर्ग ज़रूर नाराज़ हो जाएगी। हसन बोला, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। अब गुलबर्ग दौड़ती हुई अपनी बहनों के पास गई और बोली, हमारा भाई हसन बहुत बीमार है,
इसने 10 दिन से कुछ नहीं खाया पिया। वो दिन भर हमें और अपने माँ बाप को याद करता था और इसी गम में उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। अब सातों बहनें दौड़ी हुई गईं। उन्होंने अपने हाथों से खाना